हेलो एवरीवन। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चन करेंगे जो एग्ज़ाम में बार बार पूछ जाते हैं। और ये क्वेश्चन जो है हमने बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, तो आप इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे जितना भी स्टूडेंट देख रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा, हिकेटियस को जो है भूगोल का जनक कहा जाता है। अगर फर्स्ट ऑप्शन देखें तो हेरोडोटस है, तो हेरोडोटस को जो है इतिहास का पिता कहा जाता है। किसको? हेरोडोटस को कहा जाता है। वहीं अगर बोलेंगे एनेक्जीमेंडर, एनेक्जीमेंडर को जो है फादर ऑफ कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोलॉजी का हिंदी होता है ब्रह्मांड विज्ञान का फादर किसको कहते हैं? एनेक्जीमेंडर को कहते हैं। और ऑप्शन सी में है एरेटोस्थनीज, एरेटोस्थनीज जो है विश्व भूगोल को सबसे प्रथम उपयोग किया था। कौन? एरेटोस्थनीज। आपको ध्यान रखना है कि भूगोल सिर्फ अगर पूछे तो भूगोल का जनक तो कौन होगा? हिकेटियस होगा। अगर आपसे पूछे कि विश्व भूगोल का जनक जो है कौन रहा है, तो एरेटोस्थनीज। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन दूसरा है कि निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? आपको पता होगा कि त्रिपिटक में जो है सूत्र भी था, विनय पिटक था, अभिधम पिटक था, लेकिन उसमें जातक नहीं था। जातक जो है गौतम बुद्ध के जन्म के बारे में इसमें बताया गया है। किसमें? जातक में। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो है ए होगा, इसमें नहीं है। और देखिए सूत, अगर सूत पिटक में देख लेते हैं, सूत पिटक में जो है गौतम बुद्ध का जो सिद्धांत का वर्णन किसमें किया गया है? तो सूत पिटक में होगा। और विनय पिटक में क्या है? तो विनय पिटक में जो है गौतम बुद्ध जो है बौद्ध संघ में रहने वाले जितने भी भिक्षुक लोग थे, रहने वाले जितने भी थे, उनका जो नियम था, जो कानून था, वो किसमें संकलित किया गया है? तो विनय पिटक में किया गया है। और अभिधम पिटक में जो है धार्मिक व्याख्या जो है किसमें किया गया है? अभिधम पिटक में किया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन यहाँ ए रहा है, बी और सी और डी नीचे में है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ना, कर्ण पल्लव होगा। चलिए ऑप्शन देख इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कर्ण पल्लव को जो है ओरिकल भी कहा जाता है। कर्णावत जो है अंदरूनी कर्ण का हिस्सा है, यह कुंडलित संरचना होता है और यह सुनने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला भारतीय पुरुष टेनिस खिलाड़ी है? पद्मश्री जो है आपको बताना है कि टेनिस में जो है किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया था टेनिस में। तो इसका राइट आंसर जो होगा रामनाथन कृष्णन को। तो ऑप्शन अपना सी ऑप्शन क्या होगा? राइट हो जाएगा। अब अदर ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए 1962 में क्या हुआ था? 1962 में जो है रामनाथन कृष्णन को जो है पद्मश्री से इनको दिया गया था। कब? 1962 में दिया गया था। क्या चीज़ दिया गया था? पद्मश्री दिया गया था। और अर्जुन अवार्ड जो है रामनाथन कृष्णन को जो है अर्जुन अवार्ड कब दिया गया था? 1961 में दिया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। और 1967 में ये जो है पद्म भूषण दिया गया था। किनको? रामनाथन कृष्णन को दिया गया था। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछता है कि
ये रामनाथन कृष्णन जो है किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो आपको ऑप्शन सी ध्यान रखना है, इनका नाम रामनाथन कृष्णन। और देखिए जो अदर ऑप्शन जो था 1983 यानी 1983 में विजय अमृत को पद्मश्री दिया गया था। और 2014 में लिएंडर पेश को पद्म भूषण दिया गया था। कब? 2014 में। किनको? लिएंडर पेश को। कौन सा अवार्ड? पद्म भूषण अवार्ड दिया गया था। और देखिए महेश भूपति जो है, महेश भूपति को 2001 में जो है पद्मश्री दिया गया था। ओके, ये भी याद रखिएगा आप। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि ह्वेनसांग जो है किसके शासनकाल में भारत आया था। देखिए ये सब जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आना ही है, इसका जो है फिक्स रहता है। तो ह्वेनसांग जो है किसके शासनकाल में भारत आया था। आपके सामने ऑप्शन चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन सी है हर्षवर्धन और डी ऑप्शन है स्कंदगुप्त। आपका राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो देखिए जो है ह्वेनसांग जो है ये किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। तो ऑप्शन सी जो है अपना राइट आंसर होगा। और देखिए और ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे। डायमेकस जो है बिंदुसार के शासनकाल में आया था। आपसे पूछा जाएगा कि डायमेकस जो है किसके शासनकाल में आया था, तो आपका राइट आंसर होना चाहिए बिंदुसार के शासनकाल में। आपको ये पूछेगा कि मेगास्थनीज जो है किसके शासनकाल में जो है भारत आया था, तो आपको राइट आंसर याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जो है ये मेगास्थनीज भारत आया था। ऑप्शन फहियान जो है आपको ये रखना है कि फहियान जो है किसके शासन, तो चंद्रगुप्त के शासनकाल में आया था। और इब्न बतूता जो है वो किसके शासनकाल में आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कौन आया था? इब्न बतूता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है? कौन है बताइए। ऑप्शन आर्टिकल 52, आर्टिकल 65 या 50 या 51। तो इसका राइट आंसर जो होगा आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बढ़ावा देने से संबंधित है। देखिए 52 में क्या है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये किस में मेंशन किया गया है? 52 में मेंशन किया गया है। और 65 में मेंशन किया गया है कि उपराष्ट्रपति जो है विशेष स्थिति में जो है वो राष्ट्रपति के पद पर कार्य करेंगे। यानी विशेष स्थिति का मतलब क्या है कि यदि राष्ट्रपति किसी कारणवश वो अपना रिजाइन देते हैं या कोई वैकेंट राष्ट्रपति का पोस्ट वैकेंट रहता है, तो उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति का कार्य करेंगे। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 65 के तहत। और आर्टिकल 50 में है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करती है, वो आर्टिकल 50 में बताया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कार्य केवल तभी किया जा सकता है जब एक डैश लगाया जाता है, दाब लगाया जाता है कि ऊर्जा लगाया जाता है, ध्वनि लगाया जाता है या बल लगाया जाता है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? बल। देखिए कोई भी कार्य कब होगा? जब उस पर आप बल लगाते हैं तभी तो उसमें कोई परिवर्तन होगा। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन डी आंसर होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं कि बल, इसका राइट आंसर हो गया ना। दाब का एसआई मात्रक क्या होगा? दाब का एसआई मात्रक जो होता है पास्कल होता है। ओके। और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। कार्य का भी मात्रक क्या होता है? जूल ही होता है।
ध्वनि का मात्रक एसआई मात्रक क्या होता है, डेसी बेल होता है। और बल का एसआई मात्रक जो होता है क्या होता है, न्यूटन होता है। ये आपको ध्यान। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। एक सतह पर चलती हुई गेंद किसका उदाहरण है, यानी सतह पर कोई गेंद जा रही है तो वो किसका उदाहरण है, सर्पी घर्षण का है कि द्रव घर्षण का है, स्थैतिक घर्षण का या बेलन घर्षण का है। तो देखिए, जब कोई चीज सतह पे घर्षण करती है तो वो बेलन घर्षण का पार्ट आता है। जैसे आप पेंसिल से कॉपी पे लिखते हैं तो उसमें कौन सा बल कार्य करता है, तो सर्पी घर्षण का बल कार्य करता है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पे, ऑप्शन डी आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे। देखिए, बहुत ही ऑप्शन आर ए में है, सारनाथ, बोधगया, लुम्बिनी और कुशीनगर। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि उन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिए थे, तो ऑप्शन ए होना चाहिए, सारनाथ में उन्होंने पहला उपदेश दिए थे। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अब देखिए और ऑप्शन देख लेते हैं कि बोधगया में उन्होंने क्या किया था, कि पहली बार जो है ज्ञान की प्राप्ति उन्होंने बोधगया में प्राप्त की। अब ये पूछा जाता है कि बोधगया कहाँ में, ये बोधगया बिहार में है। लुम्बिनी में इनको क्या हुआ था, इनका गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ में हुआ था, तो लुम्बिनी में हुआ था। और कुशीनगर में इनका क्या हुआ था, तो मृत्यु हुआ था। आपको ये भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि देखिए, जल में तैरता वस्तु न्यूटन के किस नियम का कारण ऐसा होता है, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ या थर्ड लॉ। तो आपका आंसर यह होना चाहिए थर्ड लॉ। देखिए, फर्स्ट लॉ में क्या है, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी। यदि कोई वस्तु गति कर रही है तो गति के अवस्था में रहेगी। जैसे आप कोई बस, चलती बस में अगर बैठे हैं तो आप अगर बस एक अचानक रुक जाती है तो आप जो है आगे की ओर झुक जाते हैं। तो ये सब जो है न्यूटन के प्रथम लॉ से रिलेटेड है। तो वही है कि इसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। प्रथम न्यूटन के फर्स्ट लॉ को क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम जो है ये बल का परिभाषा इसमें मिलता है न्यूटन के सेकेंड लॉ से। बल का फॉर्मूला क्या होता है, एफ बराबर एम ए। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन थर्ड है कि प्रत्येक ऑप्शन इसका न्यूटन के थर्ड लॉ क्या है, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये ऑप्शन थर्ड में है। देखिए, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन सी यानी थर्ड लॉ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता है। देखिए, सीपीयू, कीबोर्ड या डिस्क या प्रिंटर। तो आपका राइट आंसर जो होना चाहिए सीपीयू होना चाहिए। क्यों, क्योंकि सीपीयू जो है ये कंप्यूटर का महत्वपूर्ण भाग है। यानी कंप्यूटर का ब्रेन किसको कहते हैं, सीपीयू को ही बोला जाता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 है कि 1024 बाइट में जो है कि 1024 बाइट जो है कितने के बराबर होता है। तो आपका राइट आंसर जो होना चाहिए 1 KB के बराबर होना चाहिए। देखिए अभी अब यहाँ और अदर ऑप्शन, 1 टीबी का फुल फॉर्म होता है टेरा बाइट। 1 TB बराबर जो होता है 10 GB यानी जीगा बाइट के बराबर होता है। और 1 GB जो होता है वो 1024 MB का होता है। MB मतलब जो होता है मेगा बाइट। और 1 MB जो होता है 1024 KB का होता है। और 1 KB जो होता है 1024 बिट्स का होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 1 TB 1024 GB, 1 GB 1024 MB, 1 MB 1024 KB, 1 KB बराबर 1024 बिट। ये आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, ये आपको बताना है। देखिए भूटान का बैडमिंटन, बास्केटबॉल, फुटबॉल, तीरंदाजी, ये आपका राइट आंसर जो होना चाहिए तीरंदाजी होना चाहिए। तो भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है, तीरंदाजी, ऑप्शन डी राइट आंसर हो गया। देखिए यहाँ बैडमिंटन जो है वो किसका खेल है, तो बैडमिंटन जो है इंडोनेशिया का ये राष्ट्रीय खेल है। बास्केटबॉल जो है अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन है, बास्केटबॉल। फुटबॉल जो है जर्मनी का, ये क्या है, राष्ट्रीय खेल है। आपसे पूछे अगर बैडमिंटन किसका राष्ट्रीय खेल है, तो इंडोनेशिया का। बास्केटबॉल किसका अंतर्राष्ट्रीय खेल है, अमेरिका। बास्केटबॉल जो है इंडोनेशिया का है, बास्केटबॉल ये जो है अमेरिका का, फुटबॉल ये जर्मनी का है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि बैट का फुल फॉर्म जो होता है क्या होता है, तो वैल्यू एडेड टैक्स, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसका। देखिए कुछ और इम्पोर्टेंट देखिए, CRR मतलब क्या होता है, CR मतलब होता है C फॉर कैश, R फॉर रिजर्व, R फॉर रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो। SLR मतलब क्या होता है, स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो, ये आपको ध्यान रहना चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, DVD का पूर्ण रूप क्या है, तो आपका राइट आंसर जो होना चाहिए डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ये ऑप्शन बी आंसर होना चाहिए, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। देखा डायनामिक नहीं होगा, डायनामिक वीडियो नहीं होगा, डिजिटल वीडियो नहीं होगा, तो डिजिटल वर्सटाइल डिस्क ये राइट आंसर होगा। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें 15 में दिया गया कि निम्न में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की रचना की थी या नींव डाली थी, कौन था, तो आपका आंसर जो होना चाहिए गुरु अर्जुन देव। इन्होंने क्या किया था, सॉरी गुरु गोविंद सिंह, इन्होंने जो है क्या किया था, खालसा पंथ की स्थापना इन्होंने की थी। ये गुरु गोविंद सिंह जो थे कौन सा गुरु थे, ये 10वें गुरु थे। तो आपसे पूछा जाए कि खालसा पंथ की रचना किसने की थी, तो गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह कौन से गुरु थे, तो 10वें गुरु थे, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। और गुरु तेग बहादुर जो थे वो कौन से गुरु थे, 9वां गुरु थे। अर्जुन देव ये 5वां गुरु थे। गुरु नानक ये पहले ये सिख धर्म के इन्हें संस्थापक कहा जाता है। और ये भी ध्यान रखना है कि औरंगजेब ने जो है किनको मृत्युदंड दिया था, अर्जुन देव को। अर्जुन देव कौन से गुरु थे, 5वें गुरु थे, आपको ध्यान रखना है। तो हमने 15 क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और एग्ज़ाम को जो है टारगेट करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।